तो जनाब मैं बात कर रहा था कि हमने कॉमन फीचर जो है वो प्रोडक्ट में दे दिया। अभी एक और पॉइंट है जो अभी मैंने रेज नहीं किया, आई होप मैं आप लोगों में से कोई रेज कर ले कि वाई वी यूज इनहेरिटेंस। एक रीजन तो ये मिल गया कि जनाब कोड रियूजिबिलिटी हो जाएगी। एक और रीजन है कि जो इनहेरिटेंस का फायदा है इनहेरिटेंस को यूज करके, वो जब तक कि मैं पॉइंट रेज नहीं कर रहा तब तक कि आप लोगों में से कोई किसी के अगर जहन में आ जाए तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम रेज कर लेंगे फिर। तो अभी तक बात हम ये कर रहे थे कि जनाब जो कॉमन फीचर थे, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, आइदर प्रोडक्ट की क्लास हो या जनाब वो कौन सी क्लास हो, हार्डवेयर की क्लास हो, ठीक है। तो जो कॉमन फीचर थे, नेम वो हार्डवेयर में भी था, प्राइस हार्डवेयर में भी थी, और वही दोनों फीचर क्लोथ्स में भी थे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कॉमन फीचर थे उसको प्रोडक्ट में डाल दिए और प्रोडक्ट की क्लास से दोनों को इनहेरिट कर दिया। तो ये बात डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें मिलती है कि जनाब जब एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है, तो अब मुझे इस लाइन में से आप लोग दोबारा बता दें कि विच वन इज पेरेंट एंड विच वन इज चाइल्ड। कॉलन, ये जो कॉलन होता है ना इनहेरिटेंस का ऑपरेटर, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली जो क्लास होती है वो होती है हमारे पास चाइल्ड क्लास, और राइट हैंड साइड वाली जो क्लास होती है उसके बाद वाली वो होती है पेरेंट क्लास। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब प्रोडक्ट जो है वो हार्डवेयर के फीचर को एक्सेस नहीं करेगा, हार्डवेयर जो है वो प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सेस करेगा। तो इसकी एग्जाम्पल भी अगर यहाँ पर देख लो तो हमें प्रूफ मिलता है कि अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट P1 विच इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, तो P1 डॉट करने के बाद मुझे वो फीचर मिलेंगे जो पेरेंट क्लास के अपने होंगे, चाइल्ड क्लास के फीचर नहीं मिलेंगे। तो वही मिसाल जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि बेटे के अंदर बाप के फीचर्स आते हैं, बाप के अंदर बेटे के फीचर्स नहीं आते, क्योंकि बेटा बाप से इनहेरिट होता है, बाप बेटे से इनहेरिट नहीं होता। इज इट क्लियर? तो प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम एक इंडिपेंडेंट क्लास है जिसके अपने फीचर, तो हमने क्या किया कि कॉमन फीचर प्रोडक्ट में दे दिए, और जो भी चाइल्ड क्लासेस थी उनको इनहेरिट कर दिया। इससे हमें एक फायदा और हुआ जो अब मैं पॉइंट रेस करने जा रहा हूँ। देखो, अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ हार्डवेयर की, हार्डवेयर H1 विच इज इक्वल टू न्यू हार्डवेयर, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लोथ्स की, तो क्लोथ्स C1 विच इज इक्वल टू न्यू क्लोथ्स। तो अब मैंने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ H1, तो देखो मुझे यहाँ पर हार्डवेयर का जो अपना यूनिक फीचर है वो मिल जाएगा, और जो कॉमन फीचर हैं वो कहाँ से उठ के आ रहे हैं, प्रोडक्ट से उठ के आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर C1 डॉट करता हूँ, तो देखिए कॉमन फीचर जो है वो प्रोडक्ट से उठ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस में भी आप देखें स्ट्रिंग प्रोडक्ट डॉट नेम, तो प्रोडक्ट डॉट नेम का क्या मतलब, प्रोडक्ट एक पेरेंट क्लास है इसकी। अब मेन में हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का, और उसके ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के फीचर को एक्सेस कर रहे हैं। दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब सुनो यहाँ पर इसका एक और फायदा क्या है। कल को अगर कोई कह देता है कि जनाब मुझे अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस करनी है, चेंजेस करनी है, हम वही वाला काम दोबारा यहाँ पे कर देते हैं। मैं यहाँ से फीचर को कट करके यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ इधर भी, और मैंने यहाँ पर इधर भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब कल को कोई कह देता है कि यार मुझे हर प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए, हर प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए, तो अब मैं क्या ये वाला काम करना मेरे लिए सूटेबल है कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनाऊं और यहाँ पर पी आई डी इसको प्रोवाइड करूं, और इसी तरीके से मैं यहाँ से कॉपी करूं और अपनी जितनी भी क्लासेस हैं उनमें ये वाला काम करूं, कि क्या ये एफिशिएंट वर्क है आप लोगों के हिसाब से या नहीं? नहीं सर। सही है, इट इज नॉट दी एफिशिएंट वे, ठीक है, इट इज ए स्टूपिड वे, ख्वारी का सबब है, ठीक है, लंबी हो जाएगी बिला वजह। तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी, क्योंकि आईडी भी देखो ना कॉमन फीचर है ना। अब भाई मैनेजर ने क्या कहा है कि भाई मुझे हर प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, तो हर प्रोडक्ट की आईडी होगी ना, तो इट इज अ कॉमन फीचर। तो कॉमन फीचर हमने कहाँ बाइंड किए थे जनाब, यहाँ से कट किए थे और पेरेंट क्लास में उठा के डाल दिए थे। इसी तरीके से यहाँ से आप रिमूव कर दो।
तो अब कॉमन फीचर जो है वो कहाँ पे आ गई है, कोड मेंटेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में। एक फायदा, कोड मेंटेनेंस प्रोसेस जो है वो सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है किसी भी सिस्टम को चेंज करना, अपडेट करना। एक बना बनाया सिस्टम है, उसमें चेंजेस आ जाएं तो आपको पूरी एप्लीकेशन को देखना पड़ता है कि जनाब एक जगह चेंज करने पे कहाँ कहाँ चेंज आ जाएगा, कहाँ कहाँ एरर आ सकते हैं। तो इनहेरिटेंस हमें कोड मेंटेनेबिलिटी जो है वो आसान करके देता है। अब देखो सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर्टी सिर्फ एक पेरेंट क्लास में बनानी पड़ेगी, आईडी, पीआईडी, प्रोडक्ट आईडी। तो हमने सिर्फ एक जगह इंप्लीमेंट किया और ऑटोमेटिकली तमाम क्लासेस जो कि इनहेरिटेड क्लासेस होंगी वहां पर, ये देखें इस ऑब्जेक्ट से भी यहाँ पे ये एक्सेसिबल है और H1 से भी ये एक्सेसिबल। तो ये तीन कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो कहाँ से आ रही हैं, पेरेंट से आ रही हैं, और ये अपनी क्लास का एक यूनिक फीचर था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रॉपर्टी अपने फादर से इनहेरिट करो, सही है, आपके अपने खुद यूनिक फीचर भी होंगे। हो सकता है कि कुछ काम जो आपके फादर को नहीं आता हो वो आपको आता हो, जैसे कि मुझे बाइक चलानी आती है, मेरे अब्बू को नहीं आती, फीचर हुआ ना भाई, प्रॉपर्टी हुई। तो ये बाइक चलाने की प्रॉपर्टी मुझ में यूनिक है एज कंपेयर टू मेरे फादर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर गुस्सा आता है तो हो सकता है उसको फादर को भी आता हो, तो इसलिए वो वाली प्रॉपर्टी उसके फादर से उठ के आई हो। कुछ कॉमन प्रॉपर्टी, चलने फिरने का अंदाज, खाने पीने का अंदाज, सोने का अंदाज, तो ये तमाम क्या है, वो प्रॉपर्टीज है, फीचर्स हैं जो कि पेरेंटली इनहेरिट होते हैं, लेकिन आपके अपने कुछ यूनिक फीचर भी होते होंगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये बेस्ट तरीका नहीं है कि हम सिर्फ एक ही जगह चीज को अपडेट करें, और जितनी भी इनहेरिटेड क्लासेस होंगी, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे दो क्लासेस लिए, प्रोडक्ट तो बेशुमार होते हैं, तो हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ फीचर ऐसे होंगे जो यूनिक होंगे। जैसे कि हो सकता है अगर एक और, अगर हम क्लास यहाँ पे बात करें फूड की, तो फूड भी तो एक प्रोडक्ट है ना, तो फूड में यूनिक फीचर क्या हो सकता है जनाब, उसकी एक्सपायरी डेट। हार्डवेयर की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होगी। अब एक हैमर है भाई, एक हैमर है, हथौड़ा है, उसकी क्या एक्सपायरी डेट होगी कि उसके बाद आप एक्सपायर उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, नहीं। क्लोथ की क्या एक्सपायरी होगी, कोई एक्सपायरी नहीं होगी। तो फूड क्या है या दवाएं क्या हैं, मेडिसिन वगैरह क्या हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है, बट इनमें अपने कुछ यूनिक फीचर भी हैं। यहाँ तक मुझे बताओ कि कोई चीज़ ऐसी जो तंग कर रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, नहीं तो मुझे फिर एक्नॉलेज करो। नहीं सर, समझ आ रहा है। क्लियर है। तो इनहेरिटेंस से हम लोगों ने ये देखा कि जनाब हमारी कोड रीयूजिबिलिटी भी हो गई, रीयूज कर रहे हैं ना, देखो C1 डॉट करने के बाद एक जगह आपने बनाया, उसको दोबारा रीयूज कर रहे हैं, नेम, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस, चाहे वो आप क्लोज के ऑब्जेक्ट से करो या हार्डवेयर के ऑब्जेक्ट से करो। और दूसरी बात, कोड मेंटेनेबिलिटी इशू जो है वो रिजॉल्व होगा कि आपको अगर कल कोई कहता है कि भाई हमें नया फीचर ऐड करना है जो कि तमाम प्रोडक्ट में क्या हो, कॉमन हो, तो जनाब आप क्या करेंगे, पेरेंट क्लास को देखेंगे, पेरेंट क्लास में एक दफ़ा सिर्फ वो फीचर डिफाइन करेंगे और वही प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट जो भी है वो तमाम क्लास इनहेरिटेड क्लासेस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल होगा। तो दो फायदे हमें मिलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में, कि कोड मेंटेनेबिलिटी इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और जनाब कोड रीयूजिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। अब इनहेरिटेंस के हमारे पास टाइप्स होती हैं, तो अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक प्रोडक्ट की और एक सिंपल हार्डवेयर की क्लास, जब एक क्लास सिंपल तौर पर किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है तो वो सिंगलटन इनहेरिटेंस कहलाती है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस, पढ़ लिया भाई आप लोगों ने क्लास में, पढ़ा है, सर ने करवा दिया इनहेरिटेंस।
नहीं सर, अभी हमने नहीं पढ़ा। अभी तक हमने एक ही पिलर प्रॉपर पढ़ा है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो जनाब हमारे पास एक सिंपल क्लास अगर दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है। कि जैसे कि अगर सिर्फ दो ही क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, प्रोडक्ट और हार्डवेयर, तो दोनों में अगर इनहेरिटेंस है तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है कि एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाती है इस तरह की कि अगर हम इस तरीके से समझें, अब ये क्लास थी प्रोडक्ट की जिससे एक क्लास ड्राइव हुई और जिससे दूसरी क्लास ड्राइव हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ये, तो इससे एक क्लास कौन सी मिली हमें, क्लोथ की एक क्लास हमने बना ली हार्डवेयर की। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बात करूँ प्रोडक्ट्स, इसकी अगर बात करूँ क्लोथ्स, और जनाब इसकी अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर, तो क्या अब ये सिंगल इनहेरिटेंस है? जी स्टूडेंट्स, क्या ये जो आपके सामने डायग्राम जो नज़र आ रही है, क्या ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगी अब या नहीं? नहीं। जनाब ये अब मुझे बताइए कि क्या ये आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है, क्या हम इसको सिंगल टर्न इनहेरिटेंस कहेंगे या नहीं? सर दो प्रोडक्ट है शायद, नहीं। बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। सिंगल टर्न इनहेरिटेंस जनाब ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला, या तो ये वाला हिस्सा होगा। जब भी एक पेरेंट की एक से ज्यादा क्लासेस आ जाएं, और तो आप यहाँ पे देखो ना, एक नोड से सब नोड निकल रही हैं, एक नोड ये निकल रही है, एक नोड ये निकल रही है। तो दैट्स, सर हमारे पास दिस इज दो कॉल्ड द पेरेंट क्लासेस हो हियरार्किकल सकती हैं इनहेरिटेंस। अगर 50 पेरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट अलग है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का है। कि जब एक चाइल्ड के दो पेरेंट हो, देखो नॉर्मल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक पेरेंट अम्मी होती है, एक पेरेंट अब्बू होते हैं, तीसरा कोई पेरेंट नहीं होता, सही है, वो फिर गार्डियन होते हैं उनके बिहाफ पर। तो चाइल्ड, किसी पेरेंट्स के एक चाइल्ड होते हैं, किसी पेरेंट के 10 चाइल्ड होते हैं, किसी पेरेंट के 15 चाइल्ड होते हैं, ठीक है, पेरेंट दो होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर हम बिल्कुल मिनिमम की बात करें, तो अगर किसी भी पेरेंट के अगर सिर्फ एक चाइल्ड है तो उसका मतलब पेरेंट कितने हुए, दो। ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। और ये जब एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट आता है हिरारिकल इनहेरिटेंस का। ये कौन सा आता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस, कि एक नोड के सब नोड हों, या एक पेरेंट क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लास हों, तो दैट्स इट इज कॉल्ड द हिरारिकल इनहेरिटेंस। ये हिरारिकल इनहेरिटेंस है। पहली कौन सी थी, अगर सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट सिंपल एक ही क्लास से इनहेरिट हुआ है, तो एक पेरेंट की एक ही चाइल्ड है तो सिंगलटन इनहेरिटेंस। अगर एक पेरेंट की मल्टीपल चाइल्ड हों, जैसे कि हार्डवेयर, क्लोथ, फूड, तो कितनी चाइल्ड हो गई, तीन चाइल्ड हो गई। तो एक नोड की तीन नोड हो गई, तो दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारकी बनती है ना, इसी तरीके से ये हिरारकी बनती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें एक और क्लास की, ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग कोई भी नाम दे दो, वॉट एवर यू वॉन्ट, फूड, तो ये भी तो प्रोडक्ट है ना भाई। तो अब कितनी क्लासेस हो गई, यहाँ पर ये हो गई हमारे पास तीन क्लासेस। इनकी पेरेंट कौन सी क्लास है, ये वाली क्लास। तो एक पेरेंट की मल्टीपल चाइल्ड इज कॉल्ड द हिरारिकल इनहेरिटेंस, कीप इन माइंड। ये सर भी आपको बताएंगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो ये दूसरी टाइप हो गई हमारे पास।
किसकी? अब इसी तरीके से अगर हम वहां पर बात करते हैं कि अब ये वाली एग्जांपल सबको समझ में आ गई, प्रोडक्ट और हार्डवेयर क्लोथ वगैरह की। ये तो हिरार्कल की एग्जांपल थी, तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट्स को गायब कर देते हैं। ऑलराइट, अब एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास ग्रैंडफादर। इसी तरीके से पब्लिक क्लास फादर विच इज इनहेरिट टू ग्रैंडफादर। और एक और क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास चाइल्ड विच इज इनहेरिट टू फादर। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी हमने दे दी, पब्लिक स्ट्रिंग गुस्सा, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग गुस्सा। और यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी दे दी, पब्लिक स्ट्रिंग आपके फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कार। एक और प्रॉपर्टी हमने यहां पर दे दी, पब्लिक स्ट्रिंग आयरन मैन। ठीक है, अब यहां पर नोटिस कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है या सिंगलटन इनहेरिटेंस है? सर हिरार्कल। हाउ हायरार्किकल? डिफाइन। सर क्योंकि एक ग्रैंडफादर से फिर दो सही, क्लासेस निकल हिरार्कल गए। से डिफरेंट भी हो सकती है क्योंकि एक पेरेंट के दो चाइल्ड थे हिरार्कल में, इसके अंदर एक पेरेंट का जो चाइल्ड है वो दूसरे का पेरेंट है। तो ये हायरार्किकल तो नहीं हुई। तो मैं इसीलिए उन भाई साहब से रीजन पूछना चाह रहा था कि उन्होंने क्या सोचकर इसको हायरार्किकल कहा है। देखो हायरार्किकल मैं फिर बता दूं, हायरार्किकल का मतलब होता है मल्टीपल क्लासेस का एक पेरेंट, एक नोड से सब नोड निकलना, ये हायरार्की कहलाती है। ये डायग्राम आगे के थ्योरेटिकल कोर्सेज में आप लोग पढ़ोगे, ये हायरार्की कहलाती है। डाटा स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ोगे, हायरार्की कहलाती है ये, कि एक नोड से सब नोड निकलना, एक ट्री बनना। ये क्या होता है, ये एक हायरार्की बनती है। जो पूरी ट्री डायग्राम आप लोग बनाओगे ना नोड्स वगैरह की, एक नोड से ये वाली नोड निकली, फिर इस नोड से जो है वो दो सर सब चाहे नोड निकली। एक जो चाइल्ड है वो दूसरे का पेरेंट भी हो। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें ना, देखो ये वाली डायग्राम की अगर आप बात करो, ये वाली, तो अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो ये वाले इस पोर्शन का मतलब क्या हो गया, ये हिरारकी हो गई, ये एक हिरारकी बनी। ये ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो जनाब एक पेरेंट के सब पेरेंट, सही है। और इसके बाद इसका अब यहाँ पर ये लेवल वाइज हिरारकी बन गई। लेवल वाइज क्या बन गई, हिरारकी। अब एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, अगर हम इनकी अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन नॉर्मली हिरारकी का मतलब ये होता है कि एक नोड की सब नोड। तो अब यहां पर नोटिस कीजिए, ग्रैंडफादर, सही है, और फादर जो है विच इज इनहेरिट टू ग्रैंडफादर, और एक और क्लासिक चाइल्ड विच इज इनहेरिट टू फादर। तो इट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर मैं यहां पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूं C1 विच इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो मुझे बताइए C1 से ये वाला फीचर इन्वोक होगा या नहीं? नो सर। होगा। लेवल बन गया ना। देखो फादर किससे इनहेरिट है, ग्रैंडफादर से,
चाइल्ड किससे इनहेरिट है? फादर, और फादर का ताल्लुक ग्रैंडफादर से, तो तुम्हारे दादा से भी तो तुम्हारा ताल्लुक होगा ना भाई। भाई तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे दादा से कैसे है? तुम्हारे फादर के बिहाफ पर है ना। या मेरा ताल्लुक मेरे ग्रैंडफादर से कैसे है? मेरे वालिद साहब के तवस्सुस से। ऐसा ही है ना। तो अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो C1 चाइल्ड जो है वो दादा के भी फीचर, भाई तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे दादा वाली भी आ सकती हैं, तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे अब्बा वाली भी आ सकती है, और तुम्हारी अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहाँ पे देखें आयरन मैन क्या थी, आयरन मैन ये अपने इसका अपना यूनिक फीचर था। अब अब्बा तो आयरन मैन नहीं बनेंगे ना भाई, वो पुराने जमाने के होते हैं, आयरन मैन नए जमाने का है, ग्रैंडफादर हो उससे भी पुराने जमाने के। तो हाँ, ग्रैंडफादर का गुस्सा जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। सही है। आजकल फिल्मों में जो हम लोग सुनते हैं कि भाई खून खराबे वाले खानदान से ताल्लुक है, तो वो खून खराबा बेसिकली क्या होता है? वो इनहेरिटेंस ही तो होती है कि भाई पुरखों से खून खराबा चलता हुआ आ रहा है। तो यहां पर देखिए चाइल्ड ये है लेवल वाइज इनहेरिटेंस, इसका लेवल ये बना और इसका लेवल ये बना। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक पहला लेवल और यहाँ पर दूसरा लेवल, ऐसी तरीके से 50 लेवल। अगर मैं यहाँ पर दूसरे चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो भाई आपकी कुछ प्रॉपर्टी आपके भाई वाली भी आ सकती हैं, बड़े भाई वाली, वो आपसे पहले दुनिया में आया है। समझ में आ रहे हैं? फलसफे समझ में आ रहे हैं? ये आ गई तीसरी टाइप। कौन सी? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहां पर लेवल किस तरीके से बना, इस चीज को समझ लो भाई। लेवल कैसे बना? ग्रैंडफादर, फादर, ठीक है, और उसके बाद जो है एक हो गया चाइल्ड ये, एक हो गया चाइल्ड ये, ठीक है। अब ये आपका बड़ा भाई है, ये आपका, ये आप खुद हो। क्या आपके बड़े भाई के अंदर भी ये वाले फीचर हैं? आपके अंदर भी आपके फादर वाले फीचर हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको इनहेरिट कर दो इसके साथ, अगर इनहेरिटेंस करोगे तो भाई इसके साथ इसके फीचर आ सकते हैं, वरना ये दो क्लासेस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास यानी सेपरेट क्लासेस है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर मैं एक और अगर कोई क्लास बनाऊं, यानी फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास x which is inherit to father also, पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं एक और प्रॉपर्टी बनाता हूं, स्पाइडरमैन, पब्लिक स्ट्रिंग स्पाइडरमैन, तो अब मुझे बताइएगा कि जब मैं x का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, x1 विच इज इक्वल टू न्यू x, तो x1 डॉट करने के बाद कहीं मुझे आयरन मैन नजर आना चाहिए? नहीं। नो सर। ठीक है। या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूं C1 विच इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो C1 डॉट करने के बाद क्या मुझे स्पाइडरमैन का फीचर मिलना चाहिए? नहीं, वो तो आयरन मैन है, एक भाई आयरन मैन है, एक भाई जो है स्पाइडरमैन है। सही है भाई, फलसफे समझ में आ रहे हैं? तो दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द लेवल वाइज इनहेरिटेंस। जी CR साहब, जरा अपने पॉइंट को थोड़ा एलेबरेट करें, कोशिश करें कि वॉइस में बात कर लें उससे। सिबलिंग की प्रॉपर्टीज मतलब चलें, ठीक है। वैसे सिबलिंग का मतलब क्या था, मैं समझा नहीं इस पॉइंट का। सर सिबलिंग की प्रॉपर्टी से इनहेरिट होगी या नहीं, क्या मतलब?
सर मतलब कि जैसे जो है ग्रैंडफादर तो फादर जो है, इस तरह तो ब्रदर हो सकता है। ब्रॉडर टू ब्रॉडर, फिर वो इनहेरिटेंस नहीं होगा ना। आप जो है वो ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पास करवा दें। देखो इनहेरिटेंस तो वो होता है ना टाइप रिलेशनशिप के जनाब, जैसे जनरेशन चलती भी आ रही है। देखो मेरे भाई से मेरा मेरे फादर के तवज्जुह से ताल्लुक है, डायरेक्टली हमारा अपना कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हम ये हैं कि भाई एक फीचर जो मेरे फादर में कॉमन था वो मेरे भाई में भी आ गया, मुझ में भी आ गया। तो अल्टीमेटली बात ये हुई ना कि यार हम दोनों भाई की इस कामों में नेचर जो है वो सेम है। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आएगा इनहेरिटेड क्लासेस से ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाली जो एग्जाम्पल हो गई ना इस टाइम की, जो आपके सामने ये जो क्लासेस रखी हुई हैं, ये पहला लेवल है, यानी ये सिंगल क्लास है पेरेंट क्लास, ये बन गया पहला लेवल, ये बन गया दूसरा लेवल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये यहाँ पर बन गई हिरार्किकल, ये हिरार्की बन गई। अगर नोटिस किया जाए तो यहाँ पर यही तो काम है कि भाई ग्रैंडफादर फादर, पहला चाइल्ड दूसरा चाइल्ड। तो अब यहाँ पर देखिए पहला ये, इसके बाद ये पहला लेवल बना, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिरार्की बन गई ना। अब एक चाइल्ड एक पेरेंट की क्या आ गई, सब नोड आ गए, लेकिन इसका ताल्लुक भी इससे है और इसका ताल्लुक भी इससे है, क्योंकि ये ग्रैंडफादर जो है वो दोनों के सगे ही थे भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो तंग कर रही हो? ऑलराइट, तो अब यहाँ पर ओवरव्यू कर लो। लैब नंबर 10 हमारे पास थी जर्नलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, जिसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। One of the most important concepts of object-oriented programming is generalization, specialization, which allow us to make use of inheritance. Generalization allow us to consider general categories of objects which have the common properties and define specialize the subclasses that inherit the properties of general categories. देखो अब यहाँ पर एक एक्टिविटीज इन्होंने बनाई, इस पैराग्राफ का मतलब वही था जो हम लोगों ने प्रोडक्ट से नक्शा खींचा था कि भाई कॉमन फीचर आप किस में डिफाइन करते हो। नॉर्मली एक ऐसी क्लास जो कि पेरेंट हो, और चाइल्ड जो क्लास जो है वो उन कॉमन फीचर को पेरेंट क्लास से क्या करती है, एक्सेस करती है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब एक एक्टिविटी इन्होंने डिफाइन की हुई है, इस एक्टिविटी को समझते हैं। कंसीडर अ प्यूपिल who work in the hospital, list down the 3 common occupation of the people you would expect to be employed. अगर हम एक हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं तो जनाब 3 ऐसे ऑक्यूपेशन निकालो, हैं तो वो एम्प्लॉय, लेकिन उनकी कैटेगरी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज द मेडिकल प्रोफेशन यू मे हैव लिस्टेड द 3 वेरी जनरल ऑक्यूपेशन, कि जनाब अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हमें 3 जर्नली ऑक्यूपेशन मिलती हैं, एक डॉक्टर, नर्स और क्लीनर। ये तमाम एम्प्लॉय होते हैं किसके, हॉस्पिटल के। और यू मे हैव लिस्टेड मोर स्पेसिफिक, और जो अभी आपके जहन में है ऑक्यूपेशन, लाइक रेडियोलॉजिस्ट जो कि एक्सरे निकालता है, सर्जन। अब मुझे बताइए कि क्या नर्स और सर्जन दोनों की कैटेगरी एक ही होगी? क्या दोनों के फीचर सेम होंगे? सर फीचर सेम नहीं होंगे, लेकिन कैटेगरी एक हो सकती है कि मेडिकल वर्कर्स। देखो कैटेगरी तो फिर इस तरीके से है ना कि एक ओवरऑल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय ये भी, एक एम्प्लॉय ये भी, एक एम्प्लॉय ये भी है, जी सर, कैटेगरी भी डिफरेंट लेकिन है फीचर जरूरी जनाब। थोड़ी है कि उनके सेम ये हो। है ये है मेडिकल स्टाफ, और ये आता है डॉक्टर्स में। ठीक है ना, नर्स जो है वो इंस्ट्रक्शन पे चलती है कि भाई ये चीज़ पकड़ा दो, वो चीज़ पकड़ा दो, या छोटी मोटी ड्रिप लगा दो। नर्स कभी भी
ऑपरेशन के इक्विपमेंट्स को देख भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि वो उसका काम नहीं है। हर इक्विपमेंट्स को कैसे चलाना है ये जनाब सर्जन को पता है। ठीक है, तो जो एक स्पेशलिस्ट होता है, जो ओपीडी में बैठता है, जो ओपीडी कर रहा होता है, ठीक है, उसके साथ नर्स हो सकती है, लेकिन नर्स ये नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो वॉट एवर योर initial list, you probably would have been able to specify the specialized category of this occupation। भाई हमारे पास अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर में ये क्या हो गई, ये एक जर्नल कैटेगरी हो गई, इनकी भी सब कैटेगरी आ गई भाई। अब डॉक्टर कौन हो सकता है जनाब? ट्रेनी डॉक्टर भी हो सकता है, जूनियर डॉक्टर भी हो सकता है, एक बड़ा सर्जन भी हो सकता है, या रेडियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, ईटीसी। नर्स की अगर हम बात करें तो जनाब नर्स की कैटेगरी ये हैं, ये इस टाइप की नर्स भी हो सकती हैं, मिडवाइफ भी हो सकती हैं, वार्ड सिस्टर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कहने को वो हमारी सिस्टर होती हैं। तो इसी तरीके से क्लीनर, जर्नल क्लीनर और क्लीनर सुपरवाइजर, अगर हम यहाँ पर इन स्टाफ की बात करें तो जनाब इनका एक सुपरवाइजर होता है और एक होते हैं जर्नल क्लीनर। दे ऑल आर क्लीनर। सही है, तो सुपरवाइजर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको कहेंगे चपरासियों का सुपरवाइजर, तो वो आएगा इसी कैटेगरी में। तो ये 3 जर्नल कैटेगरी आ गई, उसकी सब कैटेगरी भी आपको डिफाइन कर दी। अब इन्होंने क्या कहा है, नाउ वी हैव टू स्पेसिफाई सम जर्नल कैटेगरीज एंड सम मोर स्पेशलाइज्ड categories of the staff. We can consider the general things that are true for all doctor, all nurse, etc. अब कुछ जर्नल कैटेगरीज होंगी और कुछ स्पेशलाइज कैटेगरीज होंगी। जैसे कि हमने प्रोडक्ट की बात करी, बहुत आसान सी एग्जांपल ली थी। अगर हम डायरेक्ट इस पे आते तो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती थी कि प्रोडक्ट में हमने कौन से फीचर डाले जो कि प्रोडक्ट के कॉमन थे, लेकिन हर प्रोडक्ट के कुछ यूनिक फीचर थे होंगे जो कि स्पेशलाइज फीचर होंगे। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी तो ये डिफाइन की। दूसरी एक्टिविटी के बारे में क्या कह रहे हैं कि मेक वन स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्टर दैट यू हैव कंसीडर टू बी ट्रू। कोई भी एक स्टेटमेंट दो डॉक्टर के हवाले से जो कि बिल्कुल सही हो, तमाम डॉक्टर, फॉर ऑल डॉक्टर, एंड मेक वन स्टेटमेंट अबाउट द सर्जन दैट वुड बी ट्रू फॉर ऑल डॉक्टर। तो कोई एक स्टेटमेंट ऐसी दें जो कि तमाम डॉक्टर्स के लिए हो, और एक स्टेटमेंट ऐसी दें सर्जन के बारे में जो कि बिल्कुल सही हो तमाम डॉक्टर के लिए। फीडबैक एक्टिविटी नंबर 2 के बारे में अब इन्होंने इस एक्टिविटी को इलेबोरेट किया है कि जनाब क्या होगा। You could make a statement that all doctors have the knowledge of drugs, can diagnose medical condition and can prescribe appropriate medications। अगर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेते हैं कि तमाम डॉक्टर्स को दवाओं की मालूमात होगी, तो क्या ये हर डॉक्टर के लिए ये पॉइंट वैलिड है? अगर हम यहाँ पे इन डॉक्टर की भी बात करें, चाहे वो ट्रेनी डॉक्टर हो, जूनियर डॉक्टर हो या सर्जन हो, इन कैटेगरी, अभी रेडियोलॉजिस्ट की बात छोड़ दें, रेडियोलॉजिस्ट आई थिंक इसमें नहीं आना चाहिए था, वो एक एक्सरे वाला होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इन 3 कैटेगरी की बात करें तो ट्रेनी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सर्जन, क्या एक स्टेटमेंट अगर हम इनके हवाले से लें, डॉक्टर्स के हवाले से, कि तमाम डॉक्टर्स को ड्रग्स की मालूमात होगी और वो ये भी बता सकते हैं कि जनाब बीमारी क्या है और इस बीमारी के लिए कौन सी मेडिकेशन होगी, तो मुझे बताएं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? अब अगर इन्होंने यहाँ पे बात की सर्जन की, फॉर सर्जन, एक तो स्टेटमेंट इनको चाहिए थी वन स्टेटमेंट अबाउट ऑल डॉक्टर, डॉक्टर के हवाले से एक स्टेटमेंट दो जो कि तमाम डॉक्टर के लिए ट्रू हो। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई हर डॉक्टर को दवाओं के बारे में नॉलेज होगी कि भाई कौन सी दवा किस चीज़ के लिए है,
और कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा वो रिकमेंड करेगा। अगर हम सर्जन की बात करें तो लिखा हुआ है ना कि वन स्टेटमेंट अबाउट द सर्जन, एक स्टेटमेंट आप सर्जन के लिए दो जो कि वो भी ट्रू हो तमाम डॉक्टर्स के लिए। तो जनाब सर्जन यू कुड से दैट दे नो हाउ टू यूज द स्केलपेल्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड दे कैन परफॉर्म द ऑपरेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर्जन का काम होता है इन इक्विपमेंट्स को यूज करना, लेकिन एटलीस्ट इन इक्विपमेंट्स के बारे में तमाम डॉक्टर्स को जरूर इल्म होगा जो कि उस सर्जन के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं? तो ये एक सर्जन के लिए स्टेटमेंट है जो कि एक वैलिड स्टेटमेंट है तमाम डॉक्टर्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट अबव ऑल सर्जन आर डॉक्टर देयरफॉर स्टिल हैव अ नॉलेज ऑफ मेडिकल कंडीशन and can prescribe the appropriate medication. However, not all doctors are surgeon. लेकिन हर डॉक्टर सर्जन नहीं होता। हर डॉक्टर को ये तो पता होगा कि जनाब ड्रग्स के बारे में और वो रिकमेंड करेगा कि भाई कौन सी ड्रग इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हर डॉक्टर सर्जन नहीं हो सकता। जो गली मोहल्ले की जो डिस्पेंसरी वाली जो डॉक्टर होते हैं जिनको फर्स्ट एड के तौर पर हम लोग यूज कर रहे होते हैं, क्या हम उसको सर्जन कह सकते हैं या नहीं? जल्दी से बताएं आप लोग, क्या हम गली मोहल्ले के जो छोटी डिस्पेंसरी के डॉक्टर होते हैं हम उनको सर्जन कह सकते हैं या नहीं, जो लाल No, दवाई sir. देते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, हम जूनियर डॉक्टर्स को या ट्रेनी डॉक्टर्स को कह सकते हैं कि जनाब उनके बारे में उनके पास वो वाली नॉलेज ज़रूर होगी कि कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, सही है, लेकिन वो इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको यूज़ करने का काम सर्जन का होता है। ऑलराइट, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारी मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई, आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लें। थैंक यू।